इस आदमी को जानबूझकर टाइम मशीन का यूज करके ऐसे पुराने जमाने में भेज दिया गया जहां फॉरेस्ट में ट्रैवल करते हुए उसे बहुत बड़े डायनासोर मिलते हैं जो कि हमला करने वाले थे। इनफैक्ट बड़ी मधुमक्खियों से लेकर कुछ ऐसे आदिवासी जिन्हें मॉडर्न जमाने की चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो कहानी की शुरुआत होती है एरिफ नाम के एक बिजनेसमैन को दिखाते हुए जो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ कारपेट बेचने का काम किया करता था। दोनों आपस में मिलकर बिजनेस को काफी आगे बढ़ा रहे होते हैं। लग रहा था उनकी जिंदगी इस तरीके से आसानी से कट जाएगी, पर अचानक वहाँ एक दिन लॉगर नाम का एक आदमी आता है। लॉगर तो एरिफ का बहुत ही पुराना दोस्त था और इस समय तो वो एरिफ को कुछ अजीब सी चीज दिखाने के लिए आया होता है। लॉगर इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर उसे साथ चलने के लिए कह रहा था जिससे कि एरिफ मना ही नहीं कर पाया और अब एरिफ अपना शॉप छोड़कर उसकी बताई गई लोकेशन पर चला आता है। लॉगर के साथ उसका एक असिस्टेंट भी था जो पता नहीं क्यों एरिफ को एक लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं। बाद में रिवील हुआ कि ये सब लॉगर और उसके असिस्टेंट की चाल थी। वो एरिफ को पकड़कर एक मशीन के थ्रू बांध देते हैं। तब जाकर लॉगर का फुल प्रूफ प्लान सामने आया कि वो एरिफ से बहुत ही ज्यादा जलता था। एक्चुअल में लॉगर को एरिफ की वाइफ पसंद थी और वो उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन एरिफ के होते हुए उसकी वाइफ लॉगर के पास तो नहीं आएगी। इसलिए लॉगर ने डिसाइड किया कि वो असली वाले एरिफ को फंसा देगा और अपनी बनाई गई एडवांस टाइम मशीन से उसे कहीं और टाइमलाइन में भेज देगा। लॉगर के पास तो कुछ ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजी भी थी जिससे वो खुद को एरिफ का डुप्लीकेट बना देता है। यहाँ पर अब कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि असली वाला एरिफ कौन है। यानी अब लॉगर खुद को एरिफ बताकर उसकी वाइफ के पास जाएगा और अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल जिंदगी उसके साथ बिताएगा। एरिफ तो उस मशीन के अंदर फंसा हुआ बेचारा बहुत चिल्लाता रहता है, लेकिन अब शायद कोई भी फायदा नहीं। लॉगर के असिस्टेंट ने तुरंत ही टाइम मशीन को चालू कर दिया और वो जोर से घूमने लगी। बेचारा एरिफ अब एक अजीब से टाइम स्पेस में ट्रेवल करते हुए एक पुराने जमाने में पहुंच जाता है। उस अजीब सी जगह पर पहुंचते ही एरिफ को कई सारे डायनासोर्स दिखाई देते हैं। यानी ये वो पीरियड है जब पृथ्वी पर डायनासोर जिंदा थे। चारों तरफ पथरीला वाला इलाका था, तो एरिफ बचने के लिए ऊपर चला जाता है। पर अचानक एरिफ के सामने कई सारे काले एप्स आ जाते हैं जो हम इंसानों की प्रजाति थे और अभी भी डेवलप हो रहे होते हैं। वो सारे एप्स तो एरिफ की उस छोटी सी मोबाइल को भी अच्छी तरीके से देख रहे होते हैं। उन्हें तो इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, पर अच्छी बात थी कि वो बिल्कुल भी एरिफ पर हमला नहीं कर रहे थे। वो एकदम फ्रेंडली होते हैं, तो एरिफ भी उनके साथ उनकी लोकेशन पर चला गया। अब एरिफ को अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता तो पता नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए उन्हीं सारे एप्स के साथ खेलने लग जाता है। इनफैक्ट वो तो उन्हें इंसानों की तरह चलना और कई सारी ऐसी एडवांस चीजें सिखा रहा था जो शायद आगे चलकर इन एप्स को इंसानों में कन्वर्ट करने में मदद करेगी। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते चले गए और एरिफ उन्हीं के साथ अपने मोमेंट काटने लगा। गर्मियों से ठंडी वाला भी मौसम आ जाता है जहाँ का टेम्परेचर काफी नीचे गिर गया था। वहाँ इतनी ज्यादा ठंडक होती है कि एरिफ जब यूरिनेट कर रहा था तो उसका यूरिन भी पूरी तरीके से जमकर बर्फ बन गया होता है। एरिफ तुरंत ही समझ गया कि यहाँ का टेम्परेचर और कम होता जा रहा है, लेकिन एरिफ ने अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने ही यूरिन से जो बर्फ बनाई उससे अजीब तरीके के स्ट्रक्चर क्रिएट करने लगा। यानी वो इस क्रिटिकल कंडीशन में भी होकर उसे एंजॉय कर रहा था। कुछ महीने इस तरीके से और बीत गए, लेकिन एरिफ ये नोटिस करता है कि इतनी चीजें उन एप्स को बताने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी उन्हें अपना नहीं रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो वो कभी इवॉल्व होंगे ही नहीं। एरिफ ये चीज दिमाग में बिठा लेता है कि अगर वो उनके साथ रहा तो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए वो उन सारे एप्स के झुंड को वहीं छोड़ देता है और खुद घने फॉरेस्ट में चला जाता है छानबीन करने के लिए। अब एरिफ जब उस घने फॉरेस्ट में थोड़ा और आगे बढ़ा तो अचानक उसके सामने एक बड़ा सा टीरेस डायनासोर आ जाता है। वो इतना ज्यादा खूंखार था कि एरिफ बिल्कुल भी हिल ही नहीं सकता था। उसे लगा कि आज ये डायनासोर उसे खत्म कर देगा, लेकिन जब थोड़ी देर बाद एरिफ को पता चलता है कि वो एक फीमेल डायनासोर है और साइड में मौजूद अपने अंडे को वो सिर्फ प्रोटेक्ट कर रही है, तब एरिफ ने उस बड़े से डायनासोर को ये बताया कि वो बिल्कुल भी हमला करने नहीं आया है, वो एक नॉर्मल इंसान है और अपने आप को वो बैकआउट करता है। ये सारी चीजें टीरेस डायनासोर समझ जाती है। वो भी यहाँ एरिफ से काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उस पर बिल्कुल अटैक नहीं करती। यानी कि उसे लगने लगा था कि एरिफ उसके अंडों के लिए बिल्कुल खतरा नहीं है। शायद वो टीरेस डायनासोर उससे काफी खुश हो गई थी, इसीलिए वो एरिफ को पेड़ से निकालकर एक मधुमक्खी का छत्ता दे देती है। यानी ये उसकी तरफ से एक गिफ्ट था। एरिफ भी काफी मजे से उस बड़े मधुमक्खी के छत्ते से हनी निकालकर खाने लगता है, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ थोड़ी देर तक ही चली, क्योंकि एरिफ के ठीक सामने उस मधुमक्खी के छत्ते की रानी आ चुकी थी। उस मधुमक्खी का साइज काफी ज्यादा बड़ा था और शायद वो अपनी छत्ता तोड़ने के लिए एरिफ पर बहुत गुस्सा है। एरिफ बेचारा कुछ समझ पाता है इससे पहले मधुमक्खी ने अपना डंक मार दिया उसके ऊपर। बेचारा एरिफ तुरंत ही पैनिक होकर वहाँ से भागने लगता है। हर जगह पर वो चला जाता तो वो मधुमक्खी उसका पीछा करती। जैसे तैसे अब एरिफ अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लेता है।
वो बड़ी सी विशालकाय मधुमक्खी तो थोड़ी देर तक उसे ढूंढती है और जब वो नहीं दिखाई देता तो वापस चली जाती है। एरिफ पेड़ के पीछे छुपकर संभल तो रहा था, लेकिन उस मधुमक्खी के डंक के कारण वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। कई देर तक एरिफ उसी जगह पर पड़ा रहा, पर जब वो नॉर्मल होने के बाद अपनी आंखें खोलता है तो पेड़ के ऊपर उसे कुछ आदि मानव दिखाई दे रहे थे। वो आदि मानव एरिफ को बड़े ध्यान से देखते हैं और जैसे वो उठने जाता है तभी वो उसे एक छोटी सी बेहोशी वाली तीर मारकर बेहोश कर देते हैं। यानी कि एरिफ अब उन आदि मानव के कब्जे में है। जल्द से जल्द वो एरिफ को अपने अड्डे की तरफ लेकर जाते हैं जहाँ बाकी सारे आदि मानव रहा करते थे। वहाँ एरिफ ने जब अपनी आंखें खोली तो वहाँ उन सारे आदि मानव का सरदार डिम मौजूद था। डिम और उसके सारे कबीले वाले तो एरिफ को एक खतरा मान रहे होते हैं, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एरिफ को खत्म कर दिया जाए। लेकिन एरिफ तुरंत ही उठकर उन्हें समझाने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो भविष्य से आया है जो तुम सभी का ही इवॉल्व वर्जन है। एरिफ को कहीं न कहीं उन सारे आदि मानव की भाषा समझ में आ रही थी। वो सब ज्यादातर इशारों में बात करते हैं जो कि समझने लायक है। सरदार डिम और एरिफ के बीच काफी सारी बातचीत होती है, लेकिन ये चीजें ज्यादा समय तक नहीं चलती क्योंकि अब उनका कबीला एकदम से एक्टिव हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एरोजेंस की टोली आ चुकी है। ये एक दूसरा कबीला था जिसके सरदार का नाम कारगा होता है। कारगा तो हमेशा अपने सैनिकों के साथ डिम के कबीले पर आकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करता, लेकिन आज कारगा उनके कबीले से कुछ ऐसे लोगों को उठाने आया है जो दूसरे कबीले में जाकर अच्छी तरीके से मदद कर सके। इसलिए कारगा ने हट्टे तगड़े लोगों को चुनना स्टार्ट कर दिया। अब इन सारी चीजों में एरिफ की नसीब बहुत ज्यादा खराब होती है कि कारगा ने उसे भी चुना। जब उसे पकड़ा जा रहा था तो एरिफ ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। इससे कारगा और उसके कबीले वाले काफी गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत ही बेहोशी वाली सुई से एरिफ को अनकॉन्शियस कर देते हैं। कारगा के कहने पर उसके सभी साथी उन लोगों को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगे। अब कई देर तक चलने के बाद हमें कारगा के उन सारे सैनिकों में टेसो नाम का एक आदमी दिखाया गया। टेसो पीछे देख रहा था जिससे कि उसका सामने की तरफ ध्यान नहीं होता और इस वजह से उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है। टेसो तो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया और उसका हाथ बुरी तरीके से टूट गया होता है। कारगा अपने साथियों के साथ टेसो को देख रहा था, लेकिन टेसो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। इस वजह से कारगा को लगने लगा कि शायद टेसो मर चुका है और उसे दफना देना ही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। इस वजह से वो बिना नॉलेज के उसके ऊपर पत्थर रखने लगे। अच्छी बात होती है कि उस समय एरिफ उठ चुका था। उसने जब सारे सिनारियों को अच्छी तरीके से समझा तो वो कहता है कि टेसो अभी तक मरा नहीं है, उसे सिर्फ हाथ में थोड़ी सी चोट आई है। एरिफ ने जल्द से जल्द उसके हाथ पर कुछ तो लोशन लगाया और एक लकड़ी की मदद से उसे बांध दिया। इससे एटलीस्ट टेसो को थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा था। यानी एरिफ ने इनडायरेक्टली टेसो की जान बचा ली थी। टेसो एरिफ का शुक्रिया अदा भी करता है और थोड़ी ही देर में वो उन सभी को लेकर अपने कबीले में पहुंच गए थे। जैसे तैसे वो सब अंदर जाते हैं तो वहाँ कैल नाम का एक और सरदार था। टेसो एक्चुअल में कैल का बेटा होता है। जब वो सब अंदर जा रहे थे तो उन लोगों को केसो के कमरे में से एक अजीब सा मास्क मिला। ये मास्क के बारे में वो टेसो से पूछ रहे थे। तब टेसो ने साफ कहा कि मुझे कुछ लकड़ी के टुकड़े मिले थे जिससे मैंने ये चीज बनाई है। मुझे इन सारी कलाकृतियों में बहुत मजा आता है, ऐसा टेसो कह रहा था। कैल भी यहाँ अपने बेटे टेसो को बहुत ज्यादा डांटने लगता है क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा एक वॉरियर बने, ना कि कोई ऐसा कलाकार जिसकी कोई अहमियत ही ना हो। टेसो इन चीजों से बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था। तब जाकर उसका फादर कैल एक ऐसी बात बताता है जिससे कि उसे हर एक नई चीजों से नफरत हो गई थी। दरअसल कई साल पहले जब कैल के फादर अपने कबीले वालों के साथ रहा करते थे तो उस समय पर वो भी एकदम नॉर्मल इंसान हुआ करते थे। उन्हें बिल्कुल भी लड़ाई के दाव पेच नहीं आते। और एक मोमेंट ऐसा आया जब आसमान से एक अजीब सी उड़न तश्तरी नीचे आ रही थी। पता चला कि उसके अंदर से कुछ भविष्य के लोग बाहर निकले हैं जो कैल के फादर और उनके कबीले वालों से इंटरैक्ट कर रहे थे। और अब उन्हीं भविष्य से आए लोगों ने एक अजीब सी गोल आकृति वाली चीज हमारे फादर को दी। कैल के फादर और उनके कबीले वाले काफी खुश हो जाते हैं इस बात से। लेकिन जब भविष्य के लोग अपने मशीन के अंदर बैठकर ऊपर जा रहे थे तो कैल के फादर उन्हें धन्यवाद कहने के लिए नीचे आए और फिर पता चला कि उस स्पेसशिप के नीचे से जो आग निकल रही थी उससे कैल के फादर पूरी तरीके से जल गए और उनकी मृत्यु हो गई। और जब ये चीजें कैल को पता चली तो वो हर एक चीजों से नफरत करने लगा जो इस दुनिया से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती, यानी कि उन्हें अपने ही हिसाब से जीना चाहिए तभी जिंदा रहेंगे। अब उस समय जब कैल के फादर मर गए तो वो यही सोचता था कि वो आसमान में कहीं ईश्वर के पास चले गए, इसलिए वो वापस लाने की उन्हें कोशिश करने लगा। कैल ने तो अपने कबीले वालों की मदद से एक ऐसी ऊंची इमारत बनाई थी जिससे कि आसमान यानी कि ईश्वर की तरफ जाया जा सकता है और वो अपने फादर को ला सकते हैं। वो पत्थर से बनी इमारत इतनी ऊंचाई पर थी कि वो बादल के अंदर घुस जा रही होती है। और कैल के ही कहने पर दूसरे कबीले से कई ऐसे लोगों को लाया गया था जो
इस पर चढ़कर उसके फादर को लेकर आ जाएं। उन लोगों में से भी स्पेसिफिकली एरिफ को चुना गया क्योंकि वो थोड़ा हट्टा टड़ा दिखाई दे रहा था। उसे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि तुम्हें इसकी चोटी पर पहुंचना है और कैल के फादर को लेकर आना है। एरिफ यहाँ अगर उनकी बात नहीं मानता तो ये लोग शायद उसे मार देते। एरिफ तो उन्हें समझाने की भी कोशिश करता है कि ये चीजें ऐसे वर्क नहीं करती, जो अगर एक बार मर गया वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन कैल और उसके साथी जोर जबरदस्ती करते हैं और एरिफ को ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं। लाचार एरिफ अब कुछ नहीं कर सकता था तो वो सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। सभी लोगों की नजर एरिफ के ऊपर ही थी क्योंकि आज तक कोई भी उतनी ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाया, और अगर पहुंच भी गया है गलती से तो वो वापस नहीं आ पाता। एरिफ ने तो अब यहाँ कुछ ही घंटों के अंदर आधे से ज्यादा इमारत की हाइट कवर कर ली थी। उसे भी शुरुआत में काफी डर लग रहा होता है, लेकिन जैसे तैसे वो इस इमारत के टॉप पर पहुंचा। पता चला कि उस जगह पर एक और आदि मानव है जो कि इससे पहले यहाँ आया था। एरिफ को तो देखने से लग रहा था कि शायद यही कैल के फादर होंगे। वो तो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदि मानव एरिफ के हुलिये और पहनावे को देखकर काफी डर गया। वो तो एकदम पैनिक होकर पीछे जाने लगता है और उसका पैर तभी फिसल जाता है। बेचारा लकड़ी को पकड़कर लटका हुआ था और एरिफ उसकी मदद करने भी जा रहा होता है, लेकिन फिर वो आदि मानव अपना हाथ छोड़ देता है और इतनी ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। एरिफ भी इन चीजों में क्या ही कर सकता था। वहाँ पर अब कोई नहीं होता तो वो भी नीचे उतर जाता है। हर एक कबीले के लोग एरिफ को जिंदा देखकर एकदम शॉक हो गए थे। एरिफ जैसे ही नीचे अपने कदम रखता है तो उसका स्वागत किया जाने लगा। सभी उसे एक अलग ही इंसान समझ रहे थे जिसने इतना बड़ा काम कर दिया है। पर एरिफ निराश होकर कैल से कहता है कि तुम्हारे फादर मुझे नहीं मिले, शायद वो उतनी ऊंचाई पर नहीं रहते। कैल यहाँ एरिफ पर थोड़ा सा गुस्सा तो हो रहा था, लेकिन बाद में वो उसे माफ कर देता है। सारे कबीले वालों के जाने के बाद वहाँ पर टेसो आया, जो कि एरिफ को अपनी कलाकृतियां दिखाता है पत्थरों के ऊपर। यानी कि टेसो को चित्रकला करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसने अलग अलग जानवरों के चित्र उन पत्थरों के ऊपर बनाए थे। एरिफ भी इन चीजों को देखकर चौंक गया क्योंकि इस जमाने में भी लोगों को पेंटिंग और चित्रकलाएं करने का शौक है। एरिफ तो एकदम खुश होकर टेसो की कलेक्शन देखता ही जा रहा था। अब अचानक टेसो ने एरिफ को एक लड़की के चित्र दिखाया जो यहाँ से दूसरे कबीले में रहती है। उसका नाम मिमी था और टेसो उससे प्यार करता है, पर उन दोनों कबीले वालों में बहुत ही ज्यादा जंग चलती रहती है, इसलिए टेसो के फादर कभी भी मिमी को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। एरिफ को तो अब उस जगह पर कई महीने बीत चुके थे और उसे अपनी दुनिया में वापस जाना था। इसलिए वो टेसो से कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी सामान है जो कि उस स्पेसशिप से मिले थे वो मुझे दे दो, जिससे कि एरिफ अपनी दुनिया में जाने का रास्ता बना पाए। पर टेसो ने बताया कि उसके फादर ने वो सारे इक्विपमेंट्स एक गुफा के अंदर बंद करके रखे हैं। वहाँ पर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। एरिफ को वो चीजें चाहिए थी, इसीलिए वो टेसो की कमजोरी का फायदा उठाता है और कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा मिमी को पाने के लिए। दोनों ने एक दूसरे की कमियां पूरी कर दी थी और रेडी हो जाते हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए। यहाँ रात होते ही चोरी चुपके टेसो एरिफ के साथ उस गुफा में आता है। गुफा को धीरे से खोलकर वो उन चीजों को देखने लगे जो स्पेसशिप द्वारा उस जगह पर छोड़ी गई थी। टेसो भी वहाँ की अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने लगा, पर प्रॉब्लम की बात ये होती है कि उस जगह पर कारगा आ चुका था। कारगा ने उन लोगों को चोरी करते हुए देख लिया और अगले दिन कैल के सामने दोनों को पेश किया जाता है। कैल को जब पता चला कि उसका खुद का बेटा इतनी बड़ी चोरी कर रहा था तो वो बहुत गुस्से में होकर उसे कबीले से ही निकाल देता है। टेसो भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुका था, इसीलिए वो अपनी गद्दी छोड़कर सीधा एरिफ के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। यानी अब वो दोनों एक दूसरे के वादे को पूरा करेंगे। दोनों अब एक नदी वाले इलाके में जैसे ही पहुंचते हैं तो उन्हें किसी चीज की आवाज आने लगी। जब पास जाकर देखा गया तो वहाँ पर मिमी अपने कई सारे सहेलियों के साथ नहा रही थी। एरिफ और कैल तो थोड़ी देर तक उन लोगों को चोरी चुपके देख रहे थे, लेकिन जब यहाँ कैल अपना प्यार जाहिर करने के लिए मिमी के पास जाता है तो पता चला कि मिमी कैल को ज्यादा पसंद नहीं करती थी उसके बैकग्राउंड के कारण, क्योंकि टेसो के फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज्यादा निर्दयी होते हैं। लेकिन एरिफ को समझ में आ चुका था कि टेसो अपने फैमिली मेंबर्स जैसा नहीं है। वो तो टेसो के बिहाफ में डायरेक्टली मिमी से जाकर बातचीत करता है और टेसो की बॉडी पर उसकी चित्र दिखाता है कि वो इससे कितना प्यार कर रहा है। मिमी ने जब अपनी चित्र टेसो के बॉडी पर देखी तो वो एकदम इम्प्रेस हो जाती है। वो तो अब धीरे धीरे टेसो के साथ बातचीत करने लगी थी। यानी मिमी के भी मन में अब थोड़ा टेसो के लिए फीलिंग जागने लगी थी। एरिफ इससे थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन अभी भी काम करना बहुत बाकी है। वो सभी तो चलते हुए अब सीधा मिमी के कबीले वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। एरिफ ने ये समझा कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पिछड़ी प्रजाति है, तो अगर वो इनका यूज करके कैल की गुफा से वो सारे सामान लेकर आ जाए तो इन कबीले वालों की काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी डेली लाइफ में। तो इसी वजह से एरिफ सारे कबीले वालों को अच्छे से समझाने लगा कि अगर तुम सभी को इवॉल्व होना है तो मेरी बात माननी होगी
एरिफ ने साफ कहा कि कैल की गुफा में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स रखे गए हैं जिससे हम अपनी डेली लाइफ के काम को आसान कर सकते हैं। तो अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो जल्दी इवॉल्व हो पाएंगे। एलिफ का लुक एकदम अलग ही लग रहा था, इसीलिए सभी उस पर भरोसा कर लेते हैं, यानी पूरे कबीले वाले खुश होकर उसके प्लान में कंटिन्यू करते हैं। उसी रात एरिफ और टेसो बिना देरी किए कैल की गुफा में वापस गए और उस जगह पर जितने भी इक्विपमेंट्स थे सब उठाकर लेकर आने लगे। एरिफ ने पहली बार गोल चक्के का यूज किया ताकि सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाया जा सके, यानी आखिरकार अब उन सारे कबीले वालों और आदि मानव का इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। एरिफ ने तो अब उन चुराए गए सारे सामानों का यूज करके कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जो उसके हिसाब से तो एकदम नॉर्मल होते हैं, लेकिन इस पुराने जमाने के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इवोल्यूशनरी है। लेकिन कभी एरिफ की जगह पर हम फंस जाएं ऐसे सिचुएशन में और हमें उस पुराने जमाने के लोगों के लिए कुछ नॉर्मल चीजें बनानी है जो उनके डेली लाइफ में काम आ सके, तो सबसे पहली चीज होगी किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ट्रेवल कराना। इसके लिए ऑब्वियसली राउंड शेप के पत्थर बनाए जाते हैं जिसके ऊपर आप कुछ रख कर आगे बढ़ा सकते हो। भले ही ये टेक्निक कई साल बाद डेवलप हुई, लेकिन हम उन पुराने जमाने के लोगों के लिए ये चीज क्रिएट करके दे सकते हैं। फिर आता है किसी भी मांस या फिर फल फ्रूट वाली चीज को गर्म करके खाना, यानी कि आग का निर्माण जिससे कि हर एक चीजें गर्म करके खाई जा सकती थी। ऑब्वियस बात है कि पके हुए मांस में कई ज्यादा प्रोटीन होता है, यानी ये भी इन्वेंशन लिस्ट में जोड़ दिया जाए। और बाद में आता है उनकी मेंटालिटी चेंज करना कि हमें साथ मिलकर रहना है, अगर अलग रहेंगे तो कोई भी उन्हें मारकर चला जाएगा। तो यही सारी चीजें एरिफ ने भी उन्हें अच्छी तरीके से बताई और अब देखने से लग रहा था कि कबीले का इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। उन आदि मानव ने तो एरिफ के इस काम से खुश होकर उसे अपने कबीले का सरदार बना दिया था, लेकिन उसे पता है कि ये सारे आदि मानव का दिमाग अभी भी वैसे का वैसा ही है। वो तो कभी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता था और अपने घर जाने की मांग करता था। बुरी खबर होती है कि कैल को पता चल गया था कि एरिफ और उसके बेटे ने गुफा में आकर चोरी की है, तो इसीलिए उसने कारगा को भेज दिया ताकि वो सारे सामान वापस लेकर आए। जब कारगा अपने साथी के साथ उस कबीले के पास पहुंचता है तो एरिफ द्वारा किए गए इवोल्यूशन को देखकर वो चौंक गया, क्योंकि वो पिछड़ा हुआ कबीला अब काफी इवॉल्व होकर काफी सारे नए काम कर रहा था। कारगा ने तो गुस्से में आकर सभी से कहा कि ये चीजें मुझे दे दो, पर एरिफ ने कबीले वालों को इकट्ठा कर लिया था और अब वो उनसे डरते नहीं थे। एरिफ ने तो उसका मजाक भी उड़ाया और कारगा के एक साथी को बेहोश भी कर दिया। कारगा काफी गुस्सा होता है, लेकिन फिलहाल वो ये धमकी देकर चला गया कि वो वापस सेना लेकर आएगा। इस मोमेंट के बाद से तो कबीले वालों के लिए एरिफ और भी ज्यादा स्पेशल बन गया था। अब एक दिन एरिफ मिमी और कई सारे साथियों के साथ चिल कर रहा था। जब वो कई सारे फ्रूट्स अपने कबीले की तरफ लेकर आते हैं तो पता चला कि कबीले में सारी चीजें तहस नहस हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ समय पहले कैल के कई सारे साथी यहाँ आकर तबाही मचाकर चले गए। एरिफ को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो टेसो के साथ सीधा कैल के पास गया। उसने बहुत सोचने के बाद कैल के सामने एक चैलेंज रखा। वो कहता है कि हमारे दोनों कबीले के बीच एक फुटबॉल मैच होगा, जिसमें अगर एरिफ की टीम जीत गई तो उनके द्वारा चुराए गए सारे सामान उन्हें देने पड़ेंगे, और अगर कैल जीत गया तो वो जो चाहे वो करा सकता है। फुटबॉल की बात सुनने पर कैल थोड़ा सीरियस हो गया और फिर जाकर पता चलता है कि फुटबॉल वो बहुत पहले से खेलते आ रहे थे। ये तो कैल के फादर भी खेलते थे, जिससे उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज होती है। कैल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और वो अपनी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा तगड़े प्लेयर चूज करता है। वहीं एरिफ और टेसो जब अपने कबीले में आए तो पता चला कि उन लोगों को फुटबॉल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पहली बार उन्होंने फुटबॉल गेम का नाम सुना है, यानी टीम का सिलेक्शन बहुत ही क्रूशियल होने वाला था। काफी डिस्कशन के बाद पता चलता है कि क्यूब नाम का एक बूढ़ा आदमी पहले गोलकीपर रह चुका था, लेकिन फिलहाल अब वो ये गेम नहीं खेलता। क्यूब से जब रिक्वेस्ट की गई तभी भी वो उससे मना कर देता है कि वो टीम में नहीं ज्वाइन होगा। कोई ऑप्शन ना होने के कारण डिम नाम का उनका सरदार ही गोलकीपर बन जाता है। कई लोगों को चुना गया जो कि एरिफ इन्हें ट्रेनिंग देने लगा था। वो उन्हें अच्छी तरीके से प्लानिंग बताता है कि ये गेम कैसे खेली जाती है। शुरुआत में तो उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी गेम अच्छी होती चली गई। एरिफ तो उन्हें फुटबॉल की हर एक फॉर्मेशन बताता कि कैसे टीम बनकर गोल किया जाता है। उन्होंने तो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से चालू कर दी थी और इतने दिनों बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उन दोनों कबीलों के बीच मैच होगा। फुटबॉल मैच अब चालू हो जाता है, जिसमें शुरुआत से ही कैल की टीम डोमिनेट कर रही थी। उनकी टीम में इतनी ज्यादा हट्टे तगड़े लोग थे कि वो सामने आने वाले हर एक मेंबर को दूर हटाकर गोल कर देते। गोल पे गोल लगातार होते जा रहे थे और एरिफ की टीम कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन थोड़ी कॉम्बिनेशन बिठाने के बाद एरिफ की टीम का एक मेंबर गोल करने में कामयाब हो जाता है। वो इतना ज्यादा इसका सेलिब्रेशन करते हुए खुश हो गया कि डायरेक्टली एक गुफा में गिर जाता है, यानी एक मेंबर वैसे ही एरिफ की टीम से कम हो चुका है। फर्स्ट हाफ खत्म होने पर दूसरी टीम बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी थी। एरिफ समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वो हार जाएंगे।
उस मोमेंट पर एरिफ ने अपने बाकी बचे हुए मेंबर्स को थोड़ा हौसला बढ़ाया। वो जानबूझकर कहता है कि वो किसी दूसरे दुनिया का इंसान है जिसके पास मैजिकल पावर है और अब वो तुम सभी के अंदर थोड़ी थोड़ी पावर ट्रांसफर करेगा, जिससे कि हम आसानी से गोल कर पाएंगे और ये मैच जीत जाएंगे। एरिफ ने सिर्फ ये झूठ कहा ताकि उन्हें सच में लगे कि कोई पावर उन्हें मिल गई है और अब एरिफ तेजी से सारे गोल करने लगा और अपनी टीम के पॉइंट्स आगे बढ़ाता है। उसके हर एक मेंबर भी एरिफ का अच्छी तरीके से साथ दे रहे थे। देखते ही देखते दोनों टीम के स्कोर लेवल में हो जाते हैं। अब पता चला कि एरिफ की टीम का गोलकीपर डिम के हाथ टूट जाते हैं, यानी अब वो गोलकीपिंग नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा टेंशन में होने के बाद आखिरकार क्यूब नाम का वो पुराना गोलकीपर आ जाता है। उसके आते ही टीम में एक अजीब सी जोश भर गई थी, क्योंकि कैल की टीम के जितने भी गोल आ रहे थे वो उसे रोक देता है। जैसे तैसे स्कोर लेवल होता है और अब एरिफ एकदम तेजी से गोल मारता है उनकी तरफ, जो कि लिटरली हो जाता है और एरिफ की टीम इस मैच को जीत जाती है। सभी एकदम ज्यादा खुश हो गए थे। इवन कैल भी इस गेम को देखकर काफी इंप्रेस होता है। उसने भी तालियां बजाई और उनके एफर्ट की सराहना की। वो चुराई गई सारी चीजों को एरिफ के कबीले को देने के लिए मान जाता है, यानी ऑलमोस्ट अब सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है उन कबीले के बीच। एरिफ तो उदास होकर यही सोचने लगा था कि उसकी दुनिया में अब तक लॉगर ने उसकी वाइफ को अपना बना लिया होगा, यानी अब वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए उसने सोचा कि वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। एरिफ ने तो अपना एक ब्रेसलेट टेसो को दे दिया और एक अंगूठी मिमी को दे दी होती है, यानी वो एक दूसरे के साथ खुश रहें। एरिफ जैसे ही उस कबीले से दूर जाता तभी अचानक एक पोर्टल ओपन होता है। पोर्टल में से पता चला एरिफ की वाइफ बाहर निकलती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। एरिफ समझ ही नहीं पाया कि उसकी वाइफ कैसे इस जगह पर आ गई। तब उसकी वाइफ बताती है कि जब एरिफ गायब हो चुका था तो डुप्लीकेट एरिफ को देखकर उसे शक होने लगा और जब उसने छानबीन की तो पता चला कि एक अजीब सी जगह पर बहुत ही पुराने इंसानों के कंकाल मिले हैं और उसके अंदर से ब्रेसलेट और अंगूठी मिली थी जो एक्चुअल में एरिफ की होती है। यानी उसकी वाइफ को पता चल गया था कि वो उसका असली हस्बैंड नहीं है, इसीलिए उसने लोगर को गन पॉइंट करके तुम्हारा पता लगा लिया। यानी कि अब एरिफ अपनी वाइफ के साथ सेम टाइमलाइन में जा सकता है। एरिफ ने जल्द से जल्द अपने सभी साथियों से अलविदा लिया और तुरंत ही ट्रेवल करते हुए वो पहुंच जाते हैं। अंत में ये रिवील हुआ कि असली वाले एरिफ और उसकी वाइफ ने डुप्लीकेट एरिफ यानी लॉगर को उस दुनिया में वापस भेज दिया है। वो सारे कबीले वाले पहले तो समझ रहे थे कि ये एरिफ है, लेकिन उसकी हरकत से पता चल गया कि ये डुप्लीकेट है, इसीलिए वो गुस्से में लोगर की तरफ बढ़ने लगे। लोगर बेचारा डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता ही है। उसने तुरंत ही एरिफ को पकड़ लिया और पूरी तरीके से काट कर मार देता है। यानी कि अंत में सब कुछ एकदम ठीक हो गया। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।